हेलो बच्चों। तो इस वाले वीडियो में अपन सेक्शन सी को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे मैंने कहा था कि लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि वीडियो का जो साइज है वो थोड़ा सा ज्यादा चला गया है। ठीक है, अब वीडियो के साइज को अपलोड नहीं कर पाना ये एक इशू रह रहा है, इस कारण वो थोड़ा सा इशू है। ठीक है, चलो सेक्शन सी 7 क्वेश्चंस, जिनमें से एक आध के अंदर आपके पास में चॉइसेस भी हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा आपको छोड़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 22। क्वेश्चन अच्छा है, देखिए क्या बोल रहा है। अ गिवन कॉइन हैज अ मास ऑफ 3 ग्राम। अब ये क्वेश्चन जो है आपकी बुक का एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है ना। न्यूक्लियर वाला जो चैप्टर है बच्चों, आपने पढ़ाई होगा, उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कैलकुलेशन ज्यादा है इस क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेशन मैं मानता हूं ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स, सॉरी ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर। देखिए किसी भी न्यूक्लियस के न्यूक्लियंस को सेपरेट करने के लिए या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे ही हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, ये आप सभी को पता होगा। और हमें ये कैलकुलेट करनी है, ये मास डिफेक्ट से बनने वाली एनर्जी है ना। आप बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करते हो नहीं करते हो, ये मास डिफेक्ट वाली वही एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहा है बच्चों, इसके अलावा और कोई एनर्जी की बात नहीं कर रहा भाई। ठीक है, फिर फॉर सिंप्लिसिटी assume that the coin is entirely made up of copper, और कॉपर के लिए आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर दिया हुआ है, ये अच्छी बात है। और मास दिया हुआ है, एक्चुअल मास ऑफ कॉपर भी आपको दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी आपको दिया हुआ है। पहले तो अगर मेरे को बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि मास डिफेक्ट कितना हुआ है। ठीक है, तो पहले मास डिफेक्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद में 3 ग्राम से रिलेटेड कितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए काम करना चालू करते हैं। हमारे पास में कॉपर है, क्वेश्चन नंबर 22 है ये आपके पास में। और कॉपर को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ये एटॉमिक नंबर इसका दिया हुआ है हमें 29, और 63 एटॉमिक मास नंबर है इसका। ठीक है, इसका मतलब इसमें अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करता हूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 29, जो कि एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट होते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज a minus z, इट विल बी 63 माइनस 29, मेरे हिसाब से 34 होना चाहिए, a माइनस z। यही चीज है। मास डिफेक्ट देखिए, मास डिफेक्ट क्या होना चाहिए, मास डिफेक्ट होगा z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस a माइनस z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। अब यहां पर मैं बोल रहा था कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। z की वैल्यू हमें पता है 29 है, मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है 1.00727 होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन का मास भी उन्होंने ऐड अप कर रखा है जहां तक मेरे को पता है, तो फिर इसे 825 बना है। इसमें प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का मास ऐड अप किया है उन्होंने। a minus z, that is 34 multiplied with 1.008665, that is mass of neutron sorry। फिर मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस दे रखा है 62.92960। तो ठीक है, इतना कुछ ऐसा ही है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, मैं एक बार के लिए कैलकुलेटर से इस चीज को सॉल्व कर लेता हूं। ये बोल रहा है 29 मल्टीप्लाइड विद 1.00785, दैट इज 29.226925। मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं, आप कैलकुलेटर यूज मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सीधी सी बात है। 665, it will be 34.29461 minus 62.92960 यूनिट्स में। ठीक है, और ये यूनिट्स में आप ऐड कर लेते हैं। 29.226925, दैट इज 63 पॉइंट में कुछ वैल्यू आ रही है 521535, इसमें से मैं 62.9296 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। मेरे पास में मास डिफेक्ट जो आ रहा है दैट इज 0.591935।
ठीक है, ये मास डिफेक्ट और ये यूनिट्स में है। ये मास डिफेक्ट किस में है बच्चों? यूनिट्स में है, थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। ओके, डन हुआ। अब ये अगर मास डिफेक्ट है तो मेरे हिसाब से बाइंडिंग एनर्जी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। ईबी की अगर बात कर लेते हैं तो ईबी विल बी डेल एम सी स्क्वायर। डेल एम का वैल्यू कितना? 0.591935 मल्टीप्लाइड विद 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर यूनिट मास। ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि एक यूनिट मास से रिलेटेड एनर्जी कितनी होती है? 931 होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 931 से, तो ये मेरे पास में एनर्जी आई 551.091485 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी है ये, लेकिन सिर्फ एक कॉपर से। कॉपर के एक एटम से रिलेटेड आपको जितनी बाइंडिंग एनर्जी मिलती है वो ये है। हमें चाहिए कि 3 ग्राम में कितने कॉपर होंगे वो भी पता होना चाहिए। चलिए, तो अवोगाद्रो नंबर का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। मैं ये लिख सकता हूं कि 63 ग्राम्स में 63 ग्राम्स कॉपर के अंदर नंबर ऑफ कॉपर एटम्स कितने होंगे? अवोगाद्रो नंबर के इक्विवेलेंट होने चाहिए। अवोगाद्रो नंबर कितना? 6.023 into 10 to the power 23। ठीक, तो 1 ग्राम में कितना कॉपर होगा बच्चों? 1 ग्राम में कॉपर होगा 6.023 into 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय 63। हमें चाहिए 3 ग्राम के लिए, तो 3 ग्राम में कितना कॉपर का एटम होगा? 6.023 into 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय 63 मल्टीप्लाइड विद 3। यहाँ पे 21 आ जाएगा, यही होगा। इतने एटम से रिलेटेड बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? सो टोटल एनर्जी विल बी कितना होगा? एक कॉपर से कितना? 551.09, एक कॉपर से इतना। और हमें इतने कॉपर की रिक्वायरमेंट है। कॉपर कितना? 6.023 into 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय 21। इतनी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इतना भी छोड़ करके आ जाओगे तो भी वो नंबर नहीं कट करने वाला है। ठीक है, तो ये ठीक है ये बात। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। ओके बच्चों, मैं मल्टीप्लाई कर लूं क्या? मल्टीप्लाइड विद 6.023 डिवाइड बाय 21। ये आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है। एक मिनट, 551.09 मल्टीप्लाइड विद 6.023 डिवाइडेड विद 21। ओके, अब ठीक आ रहा है। 158.05 ये आ रहा है, हाँ स्क्रीन पे आ रहा है, इनटू 10 टू द पावर 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व कर दिया बच्चों। ठीक है, ये डन हुआ। ओके, चलिए तो नेक्स्ट वाले के ऊपर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए नेक्स्ट वन देखिए। Next one, that is 23 on your screen. क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ें। क्या बोल रहा है? आपके पास में चार्जेस हैं, एक प्लस का क्यू है, एक माइनस का क्यू है। आर प्लेस्ड, डायग्राम दिया हुआ है, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ना बच्चों? हाँ, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग काम करना है। अब क्या बोल रहा है वो समझिए। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है बच्चों कि व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लस क्यू। और ये कैपिटल क्यू है यार, है ना? अलोंग द सेमी सर्किल सीआरडी। सीआरडी का पाथ देखिए। ओके, तो ये कुछ ऐसा है। इसको कुछ ऐसा देखते हैं कि आपके पास में ये कुछ ऐसा डॉट 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 डॉट, यहां पर पॉइंट ए है, इस तरफ पॉइंट सी है, इस तरफ पॉइंट बी है, और इस तरफ पॉइंट डी है। ठीक है, और ये सी आर डी वाला कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा है। ये आर आ रहा है स्क्रीन पे? नहीं आ रहा है। इसको अब आ रहा होगा।
ठीक है, अब डन है। ओके, ये अभी भी नहीं आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक, ओके, ऑलराइट। चलिए, और ये और बोल रहा है ए और बी पॉइंट विच आर 2l डिस्टेंस अपार्ट। ए और बी, इसका मतलब है ये एल है और ये भी एल है, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये भी एल है। ओके, डन। सीआरडी के अलोंग कैपिटल क्यू चार्ज को मूव करने में कितना लगेगा? अगर यहाँ पर ए पॉइंट पे प्लस का क्यू है, इधर माइनस का क्यू है, और एक कैपिटल क्यू चार्ज को आप यूं मूव करवा रहे हो, इस तरफ मूव करवा रहे हो, ठीक है, ऐसा मूव करवाने में कितना आपको वर्क करना पड़ेगा? कुल मिलाकर के जितनी एनर्जी खर्च होगी वही तो वर्क होगा। चलिए काम करते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, वर्क डन को कैलकुलेट करने का तरीका क्यूवी होता है बच्चों। वर्क डन W इज इक्वल्स टू QV, और QV की जगह Q डेल V बच्चों, है ना। और Q डेल V को अगर सॉल्व करूं तो दैट इज QV2 माइनस V1। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो वर्क डन क्या होगा C से लेकर D तक ले जाने में। तो मैंने लिखा वर्क डन इन मूविंग कैपिटल Q चार्ज फ्रॉम C टू D, ठीक है, विल बी, जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हो वो चार्ज आएगा। कौन से चार्ज को मूव कर रहे हो? कैपिटल Q को मूव कर रहे हो। फिर V2 इज पोटेंशियल एट D पॉइंट, potential at D point, माइनस V1 potential at C point, ठीक है। तो VD माइनस VC को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये बहुत सिंपल है। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, चलो डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि भैया D पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, इस वाले पे कितना होगा। तो हम बोलेंगे एक तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर जितना पोटेंशियल और एक इस चार्ज के कारण यहाँ पर जितना पोटेंशियल है, दोनों को ऐड कर दो तो आपको पता चल जाएगा। तो हमने लिखा पोटेंशियल एट डी पॉइंट इज इक्वल्स टू, देखिएगा पहले तो देखते हैं माइनस के कारण कितना यहाँ पर पोटेंशियल है, क्योंकि माइनस का चार्ज पास में। तो हमने लिखा कि कौन से चार्ज के कारण? नेगेटिव चार्ज के कारण, इसलिए पोटेंशियल माइनस का ही होगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, के क्यू डिवाइडेड बाय आर होता है पोटेंशियल, तो के क्यू नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव, और आर की वैल्यू यहाँ पर एल है, ठीक है, प्लस पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, तो के चार्ज क्यू, और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आर करते हो ना, डिस्टेंस एडी, एडी इज एल प्लस एल प्लस एल, दैट इज 3l। पता चला पोटेंशियल एट डी कितना है। चलिए अब पोटेंशियल एट सी देखिए, पोटेंशियल एट सी कितना होगा? तो हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल प्लस नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना? के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, देखिए एल है, माइनस नेगेटिव, माइनस ही करूंगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होता है, तो के चार्ज माइनस का था इसलिए पहले ही माइनस लगा दिया, डिवाइडेड बाय आर, आर की जगह डिस्टेंस। भाई मैं कहां कैलकुलेट कर रहा हूं? सी पर कैलकुलेट कर रहा हूं। सी पे कैलकुलेट करूंगा तो प्लस के कारण प्लस का पोटेंशियल, माइनस वाले चार्ज के कारण माइनस का पोटेंशियल, दोनों का वैल्यू सेम है, पोटेंशियल जीरो है सी पॉइंट का, ठीक है। चलिए तो सॉल्व हो गया, ये तो हमारा सॉल्व हो गया। देखो सी कितना आएगा, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम सी टू डी, क्या हो जाएगा? कैपिटल क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ वीटी से, क्योंकि वीसी का वैल्यू तो जीरो है, इट विल बी के क्यू डिवाइडेड बाय 3l माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय l। बताओ भाई कहीं कोई दिक्कत है क्या? माइनस वाले को बाद में लिख दिया, प्लस वाले को पहले लिख रखा है, अब ये तो सॉल्व है। हाँ, सी का कितना? जीरो लिखोगे, जीरो लिखने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो ना। क्यू ऐसा का ऐसा, के क्यू डिवाइडेड बाय एल को कॉमन ले लीजिए, 1/3 माइनस 1 2/3 आएगा, वो भी नेगेटिव का, तो माइनस का 2/3 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एल, दैट इज द वर्क डन। बताओ भाई देवताओं, हाँ डन हुआ, सही है ये। चलिए ओके, तो ये था हमारे पास में, ये था 23rd वाला क्वेश्चन। कौन सा? 23rd वाला क्वेश्चन। इसके बाद में 24th वाला, इसके बाद में 24th वाला क्वेश्चन देखिए। ट्वेंटी फोर्थ में देखिए, ओहो सवाल बहुत बढ़िया है, और ये सवाल मैं बच्चों को बोलता भी हूं कि इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ही लो। ये सवाल आपके बुक का ही है और मेरे हिसाब से एडिशनल का है,
ये क्वेश्चन एडिशनल एक्सरसाइज का है जहां तक मेरे को पता है। और आप बोलोगे सर एडिशनल तो हटा दिया, यही तो सीबीएसई की खास बात है, ये बोलती है कि कॉन्सेप्ट पे काम करो, एडिशनल हटाओ तो हटाओगा भैया। चलिए ओके, देखो 24th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको पता ही होना चाहिए, n इज इक्वल्स टू 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल्स टू 2 होती है, और n इज इक्वल्स टू 2 में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, ये क्वेश्चन नंबर 24 है, A2 लिख देता हूं डायरेक्ट, या En लिख देते हैं यार, वैसे 2 की बात हो रही, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। अब देखो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में एक रिलेशन होता है, क्या भाई, ये, और ये फॉर्मूला मैं हर बार पढ़ाते टाइम बोलता हूँ कि इस फॉर्मूले को याद रख लो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यार, चाहे एक सिंगल मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन बहुत बार चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन यहीं से पुट अप कर लिया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, वो ऊपर वाला स्टेटमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसे रीराइट कर देता हूँ। En जो हमें दिया हुआ है दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तो ये स्क्रीन के ऊपर है ना, चलिए ओके, तो अगर ऐसा है तो फिर इसको पॉजिटिव बना दो ना, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होती ही नहीं है यार, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। फिर बाइंडिंग नहीं, पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, साइन नेगेटिव जो यूज हो रहा है वो वैसा का वैसा ही, लेकिन ये ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब है माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और ये सिंपल है, इतना ही करके आना है। आप सोचोगे नहीं सर ये तो बहुत बड़ा होगा, ऐसा वैसा, नहीं यार, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अब इसका सी पार्ट देखो, ए हो चुका, बी कंफर्म हो गया है, सी देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द आंसर above would change if the choice of zero of the potential energy is changed। आप ये थोड़ा सा समझिएगा कि इन में से कौन सा आंसर चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में से कौन सा आंसर चेंज हो जाएगा अगर हम जीरो पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं। अब ये क्यों आया सिनेरियो समझिए, जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हो ना, तो आप क्या बोलते हो कि किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से पकड़ करके सिस्टम में लाने में जितना वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जाता है, ये तो है, और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्लियर है ये बात। तो जीरो पोटेंशियल का गेम जो है वो वहीं से आता है। अगर मैं जीरो पोटेंशियल का गेम ही चेंज कर दूं, उसकी लोकेशन ही चेंज कर दूं, तो ये बात ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जीरो पोटेंशियल का लेना देना पोटेंशियल एनर्जी से था, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का इस जीरो पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल चेंज कर देते हैं तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है ना, ये चेंज होगा, कितना होगा ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपने पॉइंट कहां ज्यूम किया है, लेकिन बस ये चेंज जरूर होगा, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, लेकिन देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, तो हम बोलेंगे UN will change, ठीक है, ये चेंज होगा, और काइनेटिक एनर्जी नो चेंज। क्या टोटल एनर्जी पे इंपैक्ट पड़ेगा, अब क्वेश्चन ये है क्या टोटल एनर्जी पे इंपैक्ट पड़ेगा, आंसर है यस। क्यों, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी ही चेंज हो गई है तो भैया काइनेटिक एनर्जी को भी तो चेंज होना, सॉरी टोटल एनर्जी को भी तो चेंज होना पड़ेगा, हाँ, ये चेंज हो नहीं रहा, ये चेंज हो गया, तो फिर टोटल वैल्यू भी तो चेंज होगी, तो दो चीजें चेंज होगी, कौन कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, बट देयर विल बी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, डन हुआ, ओके। तो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड नाउ 25, 26 एंड 27। सो मूविंग टुवर्ड्स 25, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए एक बार के लिए।
क्या बोल रहा है वो, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, देखिए a wire of uniform cross section and resistance 4 ohm is band in shape of a square ABCD। आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये रेक्टेंगल ज्यादा दिखाई दे रहा है स्क्वायर की जगह, ठीक है, लेकिन स्क्वायर है, बात ध्यान रखिएगा, सारी साइड्स इक्वल है और 4 ओम का टोटल वायर है, इसका मतलब है हर साइड का रेजिस्टेंस 1 ओम है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, हर एक साइड का रेजिस्टेंस 1 ओम है। ओके, point A is connected to point P on DC by a wire AP। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा ना, पॉइंट A को पॉइंट P से कनेक्ट किया है और वो P कहां पर है, DC में कहीं पर है, मिड में नहीं बोला है, DC लाइन पर कहीं पर है वो, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद में क्या बोल रहा है, AP ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, और ये जो AP वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये AP वाली लाइन का भी रेजिस्टेंस 1 ओम ही है। When the potential difference is applied across A and C, A और C के मिड में वो potential difference को अप्लाई कर रहा है, ठीक है, बात मान लेते हैं। The point B and P are seen to be at the same potential, B और P पर same potential है, वाह बहुत बढ़िया। What is the resistance of DP part? अरे ये बहुत सिंपल है यार, बस दिखने में थोड़ा सा अजीब सा है। देखो क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 25, मार्कर, ओके, उम्मीद कर रहा हूं ये दिखाई देगा। चलिए देखो, ऐसा 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर, इस वाली लाइन में अपन दो रेजिस्टेंस बना देते हैं, क्यों, क्योंकि पी पॉइंट भी तो आ गया ना इसलिए वाली लाइन पर, ठीक है, तो ये 1 ओम का है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये टोटल मिलाकर के 1 ओम का है, टोटल मिलाकर के, तो अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो इट विल बी 1 माइनस x, क्योंकि टोटल देखोगे तो ऐड कर लो, 1 ओम आएगा नहीं आएगा, यहां पर ये वाली साइड भी 1 ओम की है, ठीक है, और ये ए पॉइंट था, है ना, और ए पॉइंट को वो एपी वायर से ऐसा कनेक्ट कर रहा है, पी पॉइंट यहां पर है और ये 1 ओम का वायर है एपी वाला, ये क्वेश्चन है कुछ ऐसा, ठीक है, और बोल रहा है, ये इसको नाम दे दो ए बी सी डी, पोटेंशियल डिफरेंस एसी के अक्रॉस लगाओ, किसके अक्रॉस लगाओ, एसी के अक्रॉस लगाओ, तो आप देखेंगे कि बी और पी पर पोटेंशियल सेम है, तो पहले अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं यार, मैं सॉल्व करूंगा तो मैं देखूंगा कि ये एक पूरा सीरीज वाला पाथ है, ए टू पी दिखाई दे रहा है, जहां 1 और x एक दूसरे से सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, और इस 1 प्लस एक्स के पैरेलल में 1 है, 1 प्लस एक्स के पैरेलल में 1 है, बताओ ऐसा, ये कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, ये एक ही वाई नहीं दिखाई दे रहा, ये हाँ, तो 1 प्लस एक्स इन पैरेलल विद 1 1 plus x is parallel with 1 ohm resistance, with 1 ohm resistance, कुछ ऐसा है, तो इसको सॉल्व करो यार, ये टोटल वैल्यू कितनी आएगी अक्रॉस एपी, हाँ, तो हमने लिखा रेजिस्टेंस अक्रॉस एपी, रेजिस्टेंस अक्रॉस एपी, पैरेलल में क्या होता है, R1 into R2, है ना, R1 into R2, that is 1 plus x multiplied with 1 divided by R1 plus R2, that is 1 plus x plus 1, ये हो जाएगा 1 plus x divided by 2 plus x, बताओ ठीक है क्या, that is the resistance across AP, है ना, तो ये पूरा का पूरा एक वायर बन जाएगा, इसको ऐसा बना देते हैं डायग्राम। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2 लिख देता हूं मैं, स्टेप सेकंड, ये स्टेप 1 थी हमारे लिए, ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट हो जाती। अब देखिए, अब ये पूरा वायर ऐसा टक 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 टक, और ये वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का, यहाँ पर पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ पर आपके पास में बी है 1 ओम का, सॉरी बी यहाँ पर, फिर सी यहाँ पर है और ये भी 1 ओम का है, और फिर ये P है और P और C के मिड में एक ही रेजिस्टेंस है, दैट इज 1 माइनस एक्स, ठीक है, आप पोटेंशियल कहाँ इसके अक्रॉस लगा रहे हैं, ऐसा यूं ही तो लगा रहे हो, तो डायग्राम को वापस से रीराइट कर रहा हूं, डायग्राम को वापस से रीराइट कर रहा हूं बच्चों, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा भाई, ये पॉइंट A है, A से गए B पर 1 ओम, A से गए B पर B, और B से गए C पर, B से गए किस पे, C पर,
ये सी, ये भी 1 ओम। फिर ए से गए पी पर, ए से गए पी पर, पी पर कितना है, ए से पी 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स, और पी से जाओ सी पर 1 माइनस एक्स। बताओ यही है क्या? मैंने रीराइट ही किया है डायग्राम को, दिखाई दिया ये? हाँ, ये दिखाई दिया। अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है और गौर कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन है। जब पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के अक्रॉस लगाया जाता है और उस केस में अगर बी और बी इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो तो कोई करंट यहां से पास नहीं हो सकती। हाँ, तो ये बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन में R1 डिवाइडेड बाय R2 या R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाय R4, या R1 डिवाइडेड बाय R3 इज इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय R4। ऐसा होगा नहीं होगा? इसको R1 लिख दो यार, इसको R1, इसको R2, इसको R3 और इसको R4। फिर क्या लिखोगे? फॉर बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होगा? मैं ये कर रहा हूं बच्चों, क्या भाई? R1 डिवाइडेड बाय R3, R1 डिवाइडेड बाय R3 इज इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय R4। आप लिख सकते हैं R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 बाय R4, ऐसा भी लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा भी। और बुक्स में तो ऐसा ही लिखा जाता है, बात तो एक ही है यार। चलिए, R1 डिवाइडेड बाय R2 दैट इज 1 बाय 1, 1 बाय 1 इज इक्वल्स टू R3 1 plus x divided by 2 plus x divided by R4 1 plus x। बताओ भैया ये चलो इक्वेट कर दीजिए। मैं इसका सॉल्यूशन इधर लेकर के आ रहा हूं। देखो क्या होगा, तो ये कुछ ऐसा होगा 1 plus x is equals to 2 plus x into 1 minus x। ठीक है ये बात तो चलो सॉल्व करो। 1 plus x is equals to 2 minus 2x plus x और माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का x होगा है ना, और ये x स्क्वायर को इस तरफ लेकर के आओ यार, ये सारी चीजें इस तरफ लेकर के आओ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इस तरफ, ये माइनस का x था इस तरफ आते ही x हो जाएगा, ये 2 था इस तरफ आते ही माइनस का 2 हो जाएगा, इधर प्लस का 1 है इधर प्लस का x है इज इक्वल्स टू 0। मैं सारी चीजें इधर ले आया, ठीक। इसको सॉल्व करो, कहा गया यार x 2x हो जाएगा क्या? इट विल बी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। किसका वैल्यू? x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था, नहीं तो यहां पर देखो एक बार के लिए, यहां पर देखो धराचार्य सूत्र माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बताओ यही था क्या? हाँ, माइनस का b यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको पता चलेगा a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू माइनस 1। तो माइनस का b दैट इज माइनस b मतलब माइनस 2 प्लस माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 ए एंड सी, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे हिसाब से कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2, ए का वैल्यू 1 रखते ही ऐसा, तो आप गौर कीजिए इसमें इसका डिवाइड दोगे कितना आएगा? 1 आएगा, वो भी नेगेटिव का, प्लस माइनस रूट 8। रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फिर ये साइन हमें सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, डिवाइड बाय 2, क्योंकि इसमें भी तो जाएगा। हाँ, अब देखो इस चीज को मैं बोल रहा हूं रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब ये नेगेटिव साइन हम कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हट गया है यहाँ से, सिर्फ रेजिस्टेंस यही पॉसिबल है, x की सिर्फ यही वैल्यू पॉसिबल है बच्चों, जो हमें कैलकुलेट करना था, रेजिस्टेंस अक्रॉस डीपी, है ना। अब ये देखो रूट 8 क्या होता है? रूट 8 इज इक्वल्स टू 2 रूट 2। हाँ, और अगर इसमें 2 का डिवाइड जाओगे तो 2 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा? माइनस 1, इसमें इसका डिवाइड दिया माइनस 1 प्लस रूट 2।
बच्चों ये आएगा आंसर, एंड दैट इज इन ओम। और वो भी किसमें, ओम में। थोड़ा हॉचपॉच हो गया ना, जगह कम थी इसलिए, लेकिन ये समझिएगा मैंने जो काम किया वो व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस सिचुएशन था। ठीक है, अपन ने इसको बैलेंस सिचुएशन में दिखाया, उसके बाद हमने बैलेंस कंडीशन लगाई, बैलेंस कंडीशन के बाद में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है उसे श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें हम ये देख रहे हैं कि हम नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यार। ठीक है, ओके चलिए, तो ये पता चला ना बच्चों। हाँ देखो, तो इसको जल्दी से एक बार ये देख लीजिएगा। और रूट टू माइनस वन, रूट टू होता है 1.414, माइनस वन हटाओगे तो 0.414 ओम आएगा। ठीक है, चलो उतारो इसे, जल्दी से उतार लीजिए, जल्दी से लिया। हाँ चलो 26 और 27, अरे वाह, अब तो 2 ही क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास में। ओके डन। देखो 26 के अंदर जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लो, मेरे को तो पता चल गया। आपको पता हो तो ये क्वेश्चन आपकी बुक का एग्जाम्पल है यार, है ना, और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है एम्पियर्स लॉ पे, एम्पियर्स लॉ पे डिपेंडेंट ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। पढ़ाई से बताने की जरूरत है क्या? हाँ, या आगे वाले क्वेश्चन की तरफ स्विच करें? बताओ भी बताओ। हाँ चलो बता ही देता हूं, जब इतना सॉल्व कर रहे हैं तो फिर कर ही देते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द गिवन फिगर शोज दैट अ स्ट्रेट लाइन, मैं इसे कुछ ऐसा देख रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा देखता हूं, ये आपके पास में एक सिलेंडर है और मैं मान रहा हूं कि ये अंदर से हॉलो नहीं है, इट इज अ सॉलिड सिलेंडर। देखो लिखा हुआ भी होना चाहिए ना, स्ट्रेट वायर ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया of radius a carrying steady current I, है ना, and current I is uniformly distributed across its cross section area, ये लो, इसका मतलब अंदर से भरा हुआ है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसका मतलब टोटल करंट यहां से लेकर यहां तक जो पास हो रही है, आगे की ओर जा रही है, दैट इज I। ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं इसको कुछ ऐसा देख लेता हूं यार, मैंने इस करंट को कुछ ऐसा डिवाइड कर दिया, मैंने बनाया भी ये, ठीक है, ताकि थोड़ा सा मेरे को क्या हो सके, अच्छा लग सके, मैं आसानी से इसे क्या कर सकूं, सॉल्व कर सकूं, इसलिए मैंने कुछ ऐसा किया है। ठीक है, ये टोटल वायर जो है यहां से लेकर यहां तक का, इसका रेडियस जो है, दैट रेडियस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए है, टोटल करंट जा रही है आई, टोटल। ठीक है, अब बोल रहा है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड in the region where r is lesser than a and where r is greater than a, मतलब outside the cylinder and inside the cylinder, दो ही जगह आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 26 था, 26 ही है। ओके ये 26, अरे 27 और 28 भी है अभी तो, है ना, इस सेक्शन का 28 भी। ओके चलो बहुत सिंपल है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे काम करेंगे, तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि मेरा पॉइंट अगर बाहर है, यहां पर मान लेते हैं पी पॉइंट यहां पर है ना, अगर पी पॉइंट यहां पर है तो ओके यहां पर ले लो, ऊपर ले लो, तो क्या करेंगे, अपन एक एम्पियर्स लूप बनाएंगे जो करंट को क्या कर सके, एनक्लोज कर सके। ठीक है, अब ये देखो ये सिलेंडर कुछ ऐसा है यार, और पॉइंट आपने इधर लिया है। अब यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखता हूँ, इस पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड देखता हूँ, तो भैया मेरे को कैसा देखना पड़ेगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, अगर मैं किसी करंट कैरिंग वायर को इस तरीके से होल्ड करूं कि मेरे थंब का डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में हो, तो फिर कर्लिंग फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगी। तो यहाँ पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड ऐसा होगा, ये बी का डायरेक्शन है बच्चों, है ना, और अगर इसी लूप को, ये लूप भी ऐसा है यूं, ठीक है, ऐसा समझ लो, ये इसके अराउंड ऐसा लूप भी ऐसा है, लूप भी ऐसा है, तो उसका जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे डीएल पे, जो आप टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हो, वो टेंजेंट भी अंदर की ओर ही जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है भाई। हाँ, और ये डिस्टेंस जो है सेंटर से वो आर है। अब आपको पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जो कि आपका पार्ट है, तो हमने बोला ए ऑप्शन, व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए, यहां पर अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, हाँ एम्पियर का सर्किटल लॉ क्या बोलता है, ये लिखना जरूरी है बच्चों,
क्या B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन I। हाफ मार्क तो यहीं पे मिल रहे हैं। हाफ मार्क डायग्राम का, हाफ मार्क किसका। चलिए काम करते हैं। फिर B DL डॉट को हटा रहे हैं, cos थीटा लगाएंगे और अगर आप देखेंगे तो थीटा का वैल्यू आपको 0 डिग्री दिखाई देगा। बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, cos 0। हाँ, क्लोज्ड इंटीग्रेशन चलेगा। इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, टोटल करंट कितनी जा रही है, आंसर है I, है ना। इस पूरे सर्किट से अगर आप देखेंगे तो टोटल करंट I ही जा रही है, पूरी करंट एनक्लोज कर रहा है वो। cos 0 का वैल्यू 1 होता है। फिर B कांस्टेंट चलेगा, इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ DL का, ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। फिर थोड़ा आगे समझिए, ये आ रहा था, ओके ये आ रहा है, ओके ये नहीं आया। R इज ग्रेटर देन A के लिए काम कर रहा है, ठीक है। ओके देखो यार एक बार, तो क्या होगा, आप देखिए DL पूरा लेंथ, इस एम्पियर्स लूप का पूरा लेंथ कितना, 2 पाई आर भाई, है ना। तो ये आएगा 2 पाई और स्मॉल r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। तो फिर B का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई r। ये r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आउटसाइड। जैसे जैसे r इंक्रीज होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये था कहां, बाहर की तरफ। अगर मैं अंदर की तरफ बात करता हूं तो मेरे को वापस से ये रीड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम, मैं अभी इसी में कर रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं कि भैया अगर मैं ये देखता तो फिर ये कैसा होता भाई, ये कुछ ऐसा बच्चों, इस बार, है ना, ये कुछ ऐसा देखते आप, ये आप ऐसा देखते कि ये अंदर आप एक लूप बनाते हैं। अगर मैं अंदर लूप बनाता हूं और ये R अगर मैं देखता हूं तो आपको पता चलेगा R इज लेसर देन A है। इस वाले ऑप्शन में R इज लेस देन A वाला है B पार्ट। और क्या इस पूरे एम्पियर्स लूप में टोटल करंट पास हो रही है क्या, नहीं, इस बार नहीं पास हो रही, ठीक है। इसमें टोटल करंट का कुछ पार्ट पास हो रहा है, कितना पार्ट पास हो रहा है वो सॉल्व करने वाली बात है, वही क्वेश्चन है, देखा जाए तो, ठीक। यहाँ पर वही DL अगर मैं कट करूंगा तो DL भी परपेंडिकुलर और इनवर्ड होगा और B भी परपेंडिकुलर और इनवर्ड होगा। तो B और DL तो वैसा का वैसा जैसा लास्ट वाले डायग्राम में था, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन करंट चेंज हो गया है। करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बोल रहा है कि करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो करंट डेंसिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। हर जगह करंट डेंसिटी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब करंट डेंसिटी जो J से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ लूप R should be equals to the current density of loop A। जितना R रेडियस के लूप का करंट डेंसिटी है उतना का उतना A रेडियस के करंट लूप का डेंसिटी होना चाहिए। चलिए R रेडियस के लूप का करंट डेंसिटी इज करंट डिवाइडेड बाय एरिया। अब इसमें से पास होने वाली करंट मैं लिख देता हूं I डैश, है ना। इससे जो करंट पास हो रही है ना वो I डैश, टोटल करंट तो नहीं है, I डैश लिख दिया, डिवाइडेड बाय इसका एरिया, एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर लिख दे क्या, इट विल बी पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। ये तो पूरा हो गया, ए से तो पूरी करंट जा रही है, हाँ, तो हमने बोला इससे तो पूरी करंट पास हो रही है यार, आई डिवाइडेड बाय पाई, और इसका एरिया कितना होगा ए स्क्वायर, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये आई डैश आया, आई डैश कितना बच्चों, आई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड विद आर स्क्वायर। ये ऐसा क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि आप सोचिए एम्पियर्स लूप, अगर मेरे को एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है तो मेरे को समीशन आई चाहिए। समीशन आई क्या होता है, एम्पियर के सर्किट से या एम्पियर लूप से जितना करंट पास होता है वही समीशन आई होता है। इस बार कितना करंट पास हो रहा है, आई डैश पास हो रहा है, वो मेरे को चाहिए था, इसलिए ये सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अकॉर्डिंग टू वही एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होगा, B डॉट dl, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन आई। ये अच्छे से लिखिएगा बच्चों, ये चीज अच्छे से लिखिएगा। फिर B dl cos 0, B dl cos 0, क्लोज्ड इंटीग्रेशन चलना ही चाहिए। म्यू नॉट समीशन आई की जगह ये लिख दो I डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इनटू r स्क्वायर, ठीक है ये बात। तो
फिर cos 0 का वैल्यू 1, b को बाहर निकालेंगे, dl का इंटीग्रेशन करोगे तो 2 पाई r, है ना, इस लूप का लेंथ 2 पाई r, 2 पाई r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। देखो कुछ कट रहा है क्या? एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई का यहाँ डिवाइड लग जाएगा, तो फाइनली अगर मैं देखता हूं तो b का वैल्यू b कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई ए स्क्वायर, दैट इज द करंट, sorry, magnetic field inside the cylindrical loop। ये ऐसा, इसके अंदर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? ये मैग्नेटिक फील्ड इतना है, इतना। और आप देखेंगे जैसे जैसे आर इंक्रीज होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा। आप इसको समझना, आर का इंक्रीज होना मतलब इस आर का इंक्रीज होना। ये आर कब इंक्रीज होगा? जैसे जैसे आप इस तरफ स्विच करेंगे, है ना, इस तरफ जाते जाएंगे, इस तरफ यू, इस तरफ जाओगे, मतलब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, लेकिन जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा और इसके बाद में डिक्रीज होगा क्योंकि आउटसाइड आ गया। ठीक है, आपने देखा होगा इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, बी और इस तरफ आर लिख लेता हूं, तो सेंटर ही है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0, सेंटर से जैसे जैसे सर्कमफेरेंस की ओर जाएंगे इंक्रीज होगा, सर्कमफेरेंस पे मैक्सिमम, और उसके बाद में आउटसाइड डिक्रीज होगा, इस तरीके से। ठीक है, ये इसका ग्राफ भी पूछा नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, डन हुआ ये। ओके, तो इसे उतार लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट में चले। हाँ, अब गौर करो ये पेपर कैसे बना। एक क्वेश्चन जिसका लेंथ ज्यादा है, ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, देखा जाए तो आपके 2 पन्ने खा जाएगा। हाँ, इससे पहले वाला क्वेश्चन आधे पेज में हो रहा, नहीं उससे पहले वाला क्वेश्चन भी पूरे 1-1.5 पन्ना खा रहा था, है ना, 1-1.5 पेज हो रहा था उसमें, लेकिन इससे पहले वाला क्वेश्चन हाफ पेज का। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, आपको और आइडिया हो जाएगा। सीबीएसई बैलेंस काम कर रही है बच्चों, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन लेंथी है ना, एक आध क्वेश्चन लेंथी, और ये भी कोई लेंथी नहीं है क्योंकि एग्जांपल है यार, ये तो बच्चों को आता ही होगा, खटाखट खींच देंगे। और जहां तक मेरे को पता है राजस्थान वाले जो बच्चे हैं ना, ये शेखावटी एरिया वाले बच्चे, ये सीकर वाले बच्चे, इनके तो मतलब एनसीईआरटी इतना खतरनाक तरीके से याद करवा देते हैं ना, इनको स्कूल्स के अंदर बहुत खतरनाक तरीके से याद करवा देते हैं। चाहे भारतीय स्कूल हो, ये बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करवाता है, एनसीईआरटी के ऊपर बहुत गौर करता है। चलिए देखो, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच 27th क्वेश्चन नंबर 27 है ना, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच ए प्रोड्यूसेस द हीटिंग इफेक्ट, बी और सी दिया हुआ है, राइट एनी मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द रेडिएशन। देखो क्या बोल रहा है, पहले तो आपको वो रे बतानी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे जो ये काम करती है, उसके बाद में उन्हें कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसका एक मेथड। अब ये है ना, आप मैं आपको बोलूंगा एनसीईआरटी प्लीज इस चैप्टर के लिए पढ़ के जाइएगा। ये चैप्टर छोटा सा है लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा ही है, आप पुराने क्वेश्चन उठा करके देख लो, ऐसा ही पूछ रहा है, या तो यूज पूछेगा या फिर यूज दे देगा, रे का नाम पूछेगा, उनका प्रोडक्शन मेथड पूछेगा। ठीक है, या फिर बहुत बार नहीं, बहुत कम बोलूंगा, ऐसा भी हो जाता है कि कई बार वेवलेंथ रेंज दे देता है, फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं था, वेवलेंथ रेंज दे देता है, और उस रेंज में कौन सी फिट हो रही है वो रे आपको लिखनी पड़ती है। ठीक है, और नॉर्मली वो वेवलेंथ रेंज वाले क्वेश्चन में एक्सरे वाला क्वेश्चन होता ही होता है, वो एंगस्ट्रॉम में डाल देता है, एंगस्ट्रॉम के अंदर वेवलेंथ सिर्फ एक्सरे की बैठती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट बच्चों आईआर रेज है। हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड कौन सी है बच्चों? आईआर, इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड का प्रोडक्शन जो है वो होता है हॉट बॉडीज से। किससे होता है? हॉट बॉडी से, गर्म चीजों से इंफ्रारेड बाहर निकलती है। ठीक है, लाइक सन हो सकता है ना, हीटिंग एलिमेंट आपके रिमोट सेंसर्स में भी इंफ्रारेड यूज होती है। and is absorbed by the ozone layer in atmosphere। हाँ भैया, यूवी रेज से प्रोटेक्शन ओजोन लेयर ही तो करता है, इसका मतलब ओजोन लेयर उसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो इसका आंसर है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट।
क्या है, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। और इनका प्रोडक्शन किससे होता है, वैसे तो मैं सन लिख सकता हूँ, सन से अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि when electron move from higher energy orbit to lower energy orbit, lower energy orbit, इलेक्ट्रॉन का है ना, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, ठीक है। तो यूवी रेज को प्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर बोल रहा है इस काज ऑफ स्टडिंग क्रिस्टल, स्टडिंग क्रिस्टल जो है वो देखिएगा एक्स रेज के लिए, किसके लिए, एक्स रेज के लिए, और इनका प्रोडक्शन जो है वो बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, इवन इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी यही हो सकती है, लेकिन आप ये कह सकते हैं एक्स रे ट्यूब्स, एक्स रे ट्यूब्स भी आती है, एक्स रे ट्यूब्स के कारण भी एक्स रेज को क्या किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये डन हुआ, ये क्लियर हुआ ना, ये बहुत सिंपल है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, और आपकी बुक में और भी स्पेसिफाई करके लिखा हुआ होगा तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि जनरल आइडिया हर एक टीचर को ये चीज याद रहती है, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज 28 के अंदर और के अंदर दे रखा है क्वेश्चन, देखिए, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज हेनरी, और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, देखिए म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल्स होती हैं, इसको हटा देता हूं मैं, म्यूचुअल इंडक्शन में बच्चों कॉइल्स कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, सिंगल कॉइल से म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होता। मैंने एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है फर्स्ट को, और दूसरे को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये एसी सोर्स मान लीजिए, इससे आपका काम चल जाएगा। अगर आप बुक की मानेंगे तो बुक के अंदर यहाँ पे बैटरी सोर्स कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट कॉइल है, कॉइल 1, दैट इज प्राइमरी कॉइल, और इसे सेकेंडरी कॉइल आप लिख सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट कॉइल और सेकेंड कॉइल से भी काम चल जाएगा, कॉइल 1 एंड कॉइल 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास में था 28, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, है ना। अब ये क्या चीज है बच्चों, वो समझिएगा। होता क्या है, जब आप प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट को चेंज करवाते हैं, प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट क्या होती है, चेंज होती है, तो ये कॉइल चेंजिंग करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। अब ये चीज थोड़ा समझिएगा बच्चों, देखो जब भी हम किसी कॉइल की बात करते हैं तो कॉइल के अंदर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। ये सभी को पता होगा, मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ, या फिर आप सोलेनॉइड का याद रख लो यार, म्यू नॉट स्मॉल एन इनटू आई, ऐसा मान लो कि सोलेनॉइड बड़ी सोलेनॉइड है, उसके कारण भी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि अगर करंट वेरी होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो वेरी होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इस प्राइमरी कॉइल के थ्रू करंट चेंज होगा, ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स क्यों, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए, और अगर बी चेंज होगा तो फ्लक्स भी तो, मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो चेंज होगा, बी ए cos थीटा होता है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, है ना। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो ये फ्लक्स जो है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ये लिंकअप होगा किससे, सेकेंडरी कॉइल से, तो सेकेंडरी कॉइल का भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और अकॉर्डिंग टू फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल्स, सेकंड लॉ था ना फैराडेज ईएमआई वाला रूल देखिएगा, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ क्या बोलता है, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैन इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द कॉइल, ठीक है। वो क्या कर सकता है, इसके अक्रॉस ईएमएफ को इंड्यूस कर सकता है, और अगर सर्किट इज क्लोज देन अ इंड्यूस करंट विल फ्लो इनटू द सर्किट, ओके, ये है। तो ये बात समझिएगा, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हुआ, इसके कारण
सेकेंडरी कॉइल से लिंकअप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इसके अक्रॉस क्या डेवलप होता है, ईएमएफ डेवलप होता है, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ से जो क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होती है, दैट विल बी इंड्यूस्ड करंट, एंड दिस एंटायर फिनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। फर्स्ट कॉइल से सेकंड कॉइल में करंट का डेवलप होना, फर्स्ट कॉइल से सेकंड कॉइल में करंट का डेवलप होना या ईएमएफ इंड्यूस होना ही क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। और यहाँ पर ये म्यूचुअल इंडक्शन है। ठीक है ये बात, तो हाँ ये बात समझिएगा। तो हम क्या लिखेंगे, when the current flowing into primary circuit is changed, then the flux linked with the secondary coil is also get changed, due to which an EMF get developed across its end and a current flows through it. This particular phenomena of induced EMF across the secondary coil is known as mutual induction. ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। और यूनिट क्या है, हेनरी है, तो मैंने वो थ्योरी नहीं लिखी। अब बी देखिए इसका पार्ट। अब बी में क्या बोल रहा है, two circular loops, one of small radius r and other of larger radius capital R, such that r is much greater than small r, are placed coaxially with the centers coinciding. Obtain the mutual inductance. अब ये आपके बुक का एग्जाम्पल है, बुक का क्या है, एग्जाम्पल है बच्चों, मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है जिसे वो सॉल्व करवा रहा है। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इस चीज को, क्या हो रहा है आपके पास में बच्चों, 28 का बी पार्ट है ये, है ना। आपके पास में एक कॉइल है, एक लूप है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, और एक कैपिटल आर रेडियस का भी लूप है, और ये दोनों का सेंटर सेम है कुछ इस तरीके से। तो बोल रहा है कि अगर इनमें एक में भी करंट फ्लो हो तो फिर जो इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस है एम, वो कितना होगा। ठीक है, और बहुत सिंपल सा पार्ट है, ज्यादा टिपिकल पार्ट नहीं है ये। किस तरीके से मैं बोल रहा हूं कि ये वाला जो कॉइल है ना जिसका रेडियस आर है, इसमें करंट आई फ्लो करवा देता है। ठीक है, तो अपन लिख रहे हैं लेट, समझिएगा, लेट करंट आई is flowing into coil of radius capital R। ठीक है, इसमें अगर फ्लो हो रही है, so magnetic field length, या मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर लिख देता हूं, एट सेंटर ऑफ कॉइल। मैं एक बार ये चेंज कर लेता हूं मार्कर, देखिएगा क्या होगा। एक मिनट, ये हीट का मेरे को शो हो रहा है, तो मेरे को एक बार के लिए मैं इसे पॉज कर दूं क्या बच्चों, या फिर इसको हो जाने दो। हाँ, इसको पॉज कर देते हैं एक बार के लिए, फिर वापस से देखते हैं। चलो कंटिन्यू करो यार, कंटिन्यू करो, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। देखते हैं तो ये क्या होगा बच्चों, ये कुछ इस तरीके से होगा। आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है कहां पर, सेंटर पर होता है। ठीक है, अब यही मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा किससे, इससे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी मैं इसी से देखूंगा, स्मॉल आर वाले से। ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स linked with coil of r radius कितना होगा बच्चों, 5 is equals to ba, है ना। b कौन सा, ये वाला, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, और एरिया किसका, इस स्मॉल r वाली का, दैट इज पाई स्मॉल r स्क्वायर, दैट इज फ्लक्स। एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, phi is equals to mi, है ना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि वो हीट हो रहा है यार। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r इंटू पाई आर स्क्वायर, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला कितना आया, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r बच्चों। हाँ, थोड़ा सा जल्दी बता दिया मैंने ये, लेकिन ये समझ में आया ना यार, ये बहुत सिंपल सा था। एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला,
उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला, अनफ्लक्स इज इक्वल्स टू mi होता है, क्वेश्चन खत्म, है ना। ये ध्यान में रखिएगा और बहुत सिंपल है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा यार, ठीक है। सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो ये चीजें समझ में भी आएंगी। और अगर नहीं समझ में आती है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो पार्ट आपको नहीं समझ में आया या कोई भी फिजिक्स के अंदर आपको कोई दिक्कत हो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ओके चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन नेक्स्ट सेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ में जो एडिशनल क्वेश्चंस आए ना अभी सीबीएसई साइट पे अभी और अपलोड हुआ है एडिशनल एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, तो अपन वो भी सॉल्व करेंगे, तो अपना बहुत अच्छा खासा बेस तैयार हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।